आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं इस विषय में क्या दिया हुआ है। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व देखिए, जीवों में जनन की अलग अलग विधि है, अलग अलग जीवों में। तो जीवों में जो जनन की जो क्रियाविधि है, मतलब संतान जन्म देने की। जनन मतलब क्या? जनन मतलब अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना। तो जीवों में जो जनन की जो क्रियाविधि है, ठीक है, इस पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, एक बेसिक प्रश्न करते हैं। और वो बेसिक प्रश्न है कि जीव जनन क्यों करते हैं। अगर हम रियलिटी में देखा जाए, वास्तव में पोषण है, श्वसन है अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर हम किसी जीव की बात करें तो उनको जीवित रहने के लिए जो जैव प्रक्रम में पोषण आता है ये जरूरी है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन आता है, ये जीवित रहने के लिए जरूरी है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन आता है, ये भी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है। मतलब जीव को जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रम में जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये आवश्यक होता है। किंतु एक जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। पोषण आवश्यक है, श्वसन आवश्यक है, उत्सर्जन आवश्यक है, किंतु जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए यानी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी खर्च करनी होती है। एक जीव को अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे? एक जीव उस प्रक्रम में, उस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है? ये बात तो सही है कि मान लेते हैं कि जो प्रक्रम उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है तो फिर उस पर ऊर्जा खर्च क्यों करें? कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। अगर आप कक्षा में इसका प्रश्न जानिएगा, खोजिएगा, तो जो भी प्रश्न होगा जो भी जवाब आएगा, उत्तर आएगा, तो अत्यंत रोचक होगा। क्योंकि इसमें तरह तरह के विचार आएंगे, तरह तरह के इस प्रश्न का आंसर आएगा, तो आपको इसका उत्तर खोजने में अत्यंत क्या होगा? रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, चलिए, इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। देखिए, जनन की अभी जो प्रश्न उठा था कि जनन क्यों आवश्यक है, तो इसका प्रश्न जो भी हो, परंतु स्पष्ट यहाँ इस बात का उठ रहा है कि हमें जो इतने जीव दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न जीव जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। अगर वे जनन नहीं करते तो हमें इतने प्रकार के अलग अलग जीव देखने को नहीं मिलता। यदि वह जीव एकल होता, मान के वो जीव सिंगल है तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, मान लेते हैं वो जनन प्रक्रिया नहीं किया है और अपने जैसे दिखाई देने वाले जीव उत्पन्न नहीं करता है, तो इससे होगा क्या? तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। मतलब उस जीव का अस्तित्व का पता नहीं चलता, क्योंकि वो एकल जीव जब तक जिंदा था, दिखाई दिया, उसके बाद विलुप्त हो जाता, खत्म हो जाता। अगर उसी जीव यानी उसके जैसे प्रजाति अगर हमें देखने को मिल रहा है या देखने को मिलेगा,
तो तभी मिलेगा ना जब उसमें जनन होगा। तो अगर वो एकल है और जनन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है वो उसका अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। देखिए, किसी प्रजाति में चाहे कोई प्रजाति हो, अगर उसके जीवों की संख्या विशाल है तो कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है कि वो अस्तित्व में है। अगर उसकी संख्या नहीं होती, अधिक संख्या नहीं होती, तो उसका अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। तो प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें क्या बताती है? उनके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? देखिए, अगर दो व्यष्टि हैं, दो जीव हैं, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि वो एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। वे एक समान दिखाई देते हैं इसलिए सब बोलते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं। यानी जनन करने वाले जीव क्या करते हैं? संतति को जन्म देते हैं, संतति का उत्पत्ति करते हैं, संतान निर्माण करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। देखिए, जो जीव संतति उत्पन्न किया तो संतति किसके अनुसार दिखेगा? बहुत हद तक, बहुत सीमा तक जिस जीव ने जन्म दिया उसके जैसा दिखाई देंगे। यानी जनन के दौरान क्या होता है? जब जीव संतति को उत्पन्न करता है तो संतति जनन करने वाले जीव के जैसा बहुत सीमा तक दिखाई देते हैं। जैसे मान के किसी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो देखना बछड़ा बहुत सीमा तक अपने जिसने जन्म दिया यानी गाय के जैसा दिखाई देंगे, बहुत सीमा तक। तो जीव जब संतति का सृजन करते हैं तो क्या होता है? बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? अब ये प्रश्न उठ रहा है कि जब जीव मान के अपने ही जैसे प्रतिकृति का सृजन करते हैं, मतलब अपने ही जैसे कॉपी का निर्माण करते हैं, और वो भी पूरी तरह से, मतलब कहने का मतलब कि क्या एक जीव पूर्ण रूप से अपने ही जैसी प्रतिकृति बनाता है, अपने ही जैसी कॉपी का निर्माण करता है? आइए समझते हैं। विभिन्न जीवों की अभिकल्प यानी कि शरीर की बनावट जो है, विभिन्न जीवों की जो अभिकल्प है उसकी जो आकार है एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। देखिए, अगर विभिन्न जीव एक जैसा प्रतीत हो रहा है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उनकी जो जीवों की जो अभिकल्प है, शरीर संरचना जो है, उसकी आकार है, उसकी आकृति है, एक समान होगा। इसी कारण वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए अगर शरीर की बनावट अगर समान होना हो तो उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ उसकी डीएनए से, मतलब अगर दो जीव का डीएनए एक समान है तब जाके उसके शरीर का अभिकल्प एक समान होगा। तो यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ जो कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी जो डीएनए है उसे ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो डीएनए को हम लोग ब्लूप्रिंट के रूप में समझ सकते हैं। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो जनन के द्वारा क्या होता है? जनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? जीव जो होता है ना, ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जीव के अभिकल्प का मतलब जीव के शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
जीव के शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार करना कह सकते हैं एक जनन की प्रक्रिया में होता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में, कहाँ पर? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र, और उसमें क्या? डीएनए। पूरा नाम बोले डीएनए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में, यानी कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए के अणुओं में क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। डीएनए के अणुओं में क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। और वो संदेश, आनुवांशिक गुण का संदेश, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। संतति पीढ़ी मतलब संतान पीढ़ी में जाता है, यानी कि माता पिता के जो आनुवांशिक गुण का संदेश संतति पीढ़ी में आता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। देखिए, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में क्या होता है ना? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए विशेष सूचना उसमें निहित होती है। जिस प्रकार की सूचना उसमें आती है उस प्रकार का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर वो संदेश में भिन्न आ जाए, इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। देखिए, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित है, सूचना उसमें आती है, उसके हिसाब से होता है। और यदि सूचना में भिन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रोटीन भी भिन्न बनेगा। तो विभिन्न प्रोटीन के कारण अगर भिन्न भिन्न प्रोटीन हैं, अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। तो सुनिए ध्यान से, अगर दो जीव शरीर अभिकल्प एक जैसा है, शरीर बिल्कुल एक जैसा है, तो इसके पीछे कारण है कि दोनों के डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल एक जैसा हुआ है। और यदि दो जीवों में उसके डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण अगर भिन्न भिन्न हुआ है तो दोनों की शरीर अभिकल्प भिन्न होगी, दोनों की शरीर संरचना अंतर आ जाएगा। किसके कारण? क्योंकि उसके डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण भिन्न आया है, और प्रोटीन के भिन्न होने के कारण ही शरीर की बनावट भिन्न हो जाती है। अतः जनन की मूल घटना, जनन की जो बेसिक घटना क्या है, बेसिक इवेंट क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। तो जनन की मूल घटना हो गया डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना, एक डीएनए से दो डीएनए तैयार होना, उसी को कहते हैं प्रतिकृति। जैसे हम लोग जेरोक्स नहीं बोलते हैं, तो जेरोक्स सिंपल भाषा में कहेंगे, तो उसी को यहाँ पर कहेंगे प्रतिकृति, यानी कॉपी करना। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए, देखो डीएनए की जो प्रतिकृति बनता है तो बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके आधार पर क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति तैयार होती है, यानी डीएनए की प्रतिकृति बनती है। जनन कोशिका में, देखिए जनन कोशिका जो जनन में भूमिका निभाती है, तो जनन कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है मादा जनन कोशिका और एक होता है नर जनन कोशिका। ठीक है, तो जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है। तो डीएनए की दो प्रतिकृतियां कहाँ पर बनती है? तो कहेंगे जनन कोशिका में। उसके बाद क्या होता है? मान की प्रतिकृति बन गया, जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बन गई तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक होता है। देखिए, प्रतिकृति बनने के बाद क्या होता है? उनका अलग होना आवश्यक होता है।
परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को, देखिए डीएनए की 2 प्रतिकृति बना, तो उसकी एक प्रतिकृति कहाँ पर रहेगा? उसकी एक प्रतिकृति मूल कोशिका में रखकर, जो पहली कोशिका था जिसके कारण संतति बन रहा है, तो मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि 2 प्रतिकृति बना है, तो उनमें से एक प्रतिकृति मूल कोशिका में रहेगा और दूसरी प्रतिकृति को बाहर निकाल देना है, तो किंतु ऐसे होने से काम नहीं चलेगा। तो होता क्या है, तो सुनिए। क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जो प्रतिकृति बना, तो दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु, यानी कि जैव प्रक्रिया के लिए, जो मेंटेनेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। केवल डीएनए प्रतिकृति होने से जैव प्रक्रम नहीं चलेगा उसके जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु, जैव प्रक्रम के मेंटेनेंस के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए? उनके पास संगठित कोशिकीय संरचना होनी चाहिए, ठीक है। किंतु केवल उसको हटा देने से, तो दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ, जो डीएनए की जो प्रतिकृति बनेगी, तो डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। डीएनए की प्रतिकृति बनता है ना, तो उसके साथ क्या बनता है? उसके साथ साथ कोशिकीय संरचना, दूसरी कोशिकीय संरचना भी निर्मित होती है, सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। देखिए डीएनए की प्रतिकृति बना और उसके साथ साथ क्या होता है? दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता है। तब जाके जब दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता है, तब जाके वो दोनों प्रतिकृतियां अलग होती हैं। परिणामतः क्या होता है? एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। अब जब 2 कोशिका बन जाता है ना, तो वही जो डीएनए की जो प्रतिकृति बनी थी, तो एक प्रतिकृति एक कोशिका में, दूसरी प्रतिकृति दूसरी कोशिका में विलग हो जाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि आप अगर देखा जाए तो एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है? क्या पूरी तरह से एक जैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है। देखिए अगर प्रतिकृति बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, यथार्थता बने क्या, बहुत एकदम चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल एक जैसे दोनों में बना है, तो उसी को कहेंगे यथार्थ। अगर पूरी यथार्थता से संपादित होती है, पूरी एक्यूरेसी के साथ दोनों प्रतिकृति समान बन रहा है, तब जाके क्या होगा? वो दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से समरूप होगा। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। देखिए कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होता है वो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं, पूरी तरह से नहीं होती है, क्या कहते हैं? विश्वसनीय नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज होता ही है। अतः यह अपेक्षित है कि आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी, ठीक है। तो डीएनए की प्रतिकृति जब बनेगा तो उस समय क्या होता है? कुछ न कुछ विभिन्नता आती है। इससे क्या होता है? परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, आपको एक समान तो होगी, किंतु मौलिक रूप से अगर कहें तो डीएनए का समरूप नहीं होगी, मतलब पूरी तरह से एक जैसा नहीं होगा, मतलब बहुत हद तक समान होगा किंतु पूर्ण रूपेण समान नहीं कर सकते हैं, समरूप नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा चेंज हो गया हो, कुछ विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हो गई हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। मतलब मान लेते हैं कि कुछ प्रतिकृति जो बना
और उसमें परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि अपने ही कोशिकीय संगठन के साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा है, वो व्यवस्थित नहीं हो रहा है, वो समायोजित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, वो जीवित नहीं रहती ऐसी कोशिका, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीएनए की प्रतिकृति बदल गया है कि वो अपने ही कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं रह पा रहा है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती। देखिए कुछ कुछ जो विभिन्नताएं होती है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन वाला नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। देखिए समान तो होता है किंतु किसी न किसी रूप में क्या होता है, वो भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं, देखिए जनन के दौरान होने वाली ये जो विभिन्नता है ना, यही विभिन्नता क्या होता है, जैव विकास का आधार है, जीवों में विकास लाता है, और यही विभिन्नता ही जैव विकास का आधार है। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, मतलब हम लोग इसके बाद जो अध्याय पढ़ेंगे उसमें इसी का चर्चा है, विकास को लेके, कैसे जीव में विकास आया है और वो विविधता के कारण विकास आया है। तो इसके विषय में डिटेल से अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। अब यहाँ बात उठता है विविधता का महत्व। विविधता का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि, जीवों की जो समुदाय है, समष्टि जो है, पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। निकेत मतलब होता है जीव जिस जगह पर रह रहा है, जीव जिस जगह को रहता है उसको निकेत कहते हैं। तो वही लिखता है कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीव, जो जीवों की जो समष्टि है यानी जीवों का जो समुदाय है, पारितंत्र में अपना एक स्थान ग्रहण करती है, अपना एक विशेष निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए जनन के दौरान क्या होता है ना, डीएनए प्रतिकृति का अविरोध यानी उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, विरोध हो रहा है, तो जीव की मतलब डीएनए की जो प्रतिकृति बन रहा है तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन के कारण क्या होता है, शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है, जो उस खास जहाँ जीव रह रहा है उस स्थान पर, उस वास पर उसको योग्य बनाती है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं आता, शारीरिक संरचना और डिज़ाइन अगर में परिवर्तन नहीं होता, तो हो सकता है कि वो उस जगह पर वो योग्य ना रहे। तो कहने का मतलब है कि जनन के दौरान जो डीएनए की प्रतिकृति का अविरोध जो जीव की शारीरिक संरचना और डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति, स्पीसीज इंग्लिश में कहें तो, कि समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है। अगर कोई भी प्रजाति है ना, किसी प्रजाति की समष्टि, किसी भी प्रजाति की जो बहुत जो जीवों की संख्या है, अगर वो स्थायित्व है, वो उसकी संख्या देखने को मिल रही है, उसकी संख्या बनी हुई है, तो किसी भी जीव की संख्या, उसकी समष्टि अगर बनी हुई है तो इसका संबंध सीधा जाता है जनन से। जनन है तो उस जीव की समष्टि का अस्तित्व है यानी स्थायित्व में है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते। देखिए जो जीव जिस जगह पर रह रहा है उस वास के पास, उस निकेत में कई सारे परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। देखिए निकेत का परिवर्तन जीव उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जीव का निकेत के परिवर्तन पर कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब जीव निकेत के परिवर्तन को अपने अनुसार नहीं कर सकता है। जैसे देखिए पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, ये एक निकेत में परिवर्तन है। जल स्तर में परिवर्तन दूसरा उदाहरण हो गया निकेत का परिवर्तन का, अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना, इसके कुछ उदाहरण हैं।
यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है, मान लेते कोई समष्टि है, कोई जीवों की समुदाय है जो वहाँ के निकेत के अनुकूल है, वहाँ के वास स्थान के अनुकूल है, तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, मान के अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। मान पूरा का पूरा समष्टि पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि वो जो समष्टि जो था, वो जीवों की जो समष्टि था उस निकेत के अनुरूप था। अब उस निकेत में अचानक परिवर्तन आ चुका है, उस वास स्थान पर पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर उस जीव में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है तो सारा का सारा जीव समष्टि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उग्र परिवर्तन पर उसके शरीर उसके अनुकूल नहीं है। पहले अनुकूल था, पहले जिस जगह पर रहता था उसके अनुकूल था, किंतु यहाँ क्या बोलते हैं कि उसका आवास में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, किंतु उसके शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं था। इस वजह से क्या होगा, सारा समष्टि विलुप्त हो सकती है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, अगर मान लेते हैं कि उस समष्टि में जीव में अगर विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है, वो जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर में अब जो परिवर्तन आ गया था निकेत में, उसके अनुरूप हो सकता है कि वो सह ले, उसको झेल सकता है, उसके अनुकूल अब रह सकता है अगर परिवर्तन हुआ है तो। उसके किस में, उसके शरीर में अगर उस समष्टि के जीवों में अगर विविधता आई है तो हो सकता है कि निकेत के परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढाल ले, अपने आप को रख सकता है। अतः यदि शीतोष्ण जल में, मान के बहुत ठंडे जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, मान लेते हैं कोई जीवाणु जो है ठंडे जल में वास कर रह रहा है, तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण और मान लेते कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है। देखिए वो यहाँ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि जीवाणुओं की कोई समष्टि है जो शीतोष्ण जल में रहता है, ठंडे जल में रह रहा है, और मान लेते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु क्या होंगे, अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर में परिवर्तन नहीं था और पहले वो शीतोष्ण जल के अनुरूप था, तो उसका शरीर शीतोष्ण जल में रह रहा था, किंतु उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या हुआ कि जब बाद में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक उष्मीकरण के कारण जब उसका निकेत में परिवर्तन आ गया और वहाँ पर जल का तापमान बढ़ गया, तो उसके अनुरूप उन लोग नहीं रह पाया, तो जिसका शरीर में परिवर्तन नहीं था वो व्यष्टि क्या होगा, मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन, मान लेते हैं कुछ जीवाणु में क्या हुआ कि ज़्यादा ताप को सहने वाला उसमें क्षमता आया है, ऐसे परिवर्तन हुआ है उस जीवाणु में कि वो ज़्यादा तापमान को सह रहा है। ठीक है, तो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन आए हैं तो वो जीवित रहते हैं, क्योंकि वो अब उसके शरीर में ऐसा क्षमता आ चुका है कि वो उसके निकेत में जो परिवर्तन आया था, जो ताप बढ़ गया था जल का, अब उसके अनुसार रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर में अब ताप झेलने की क्षमता है, तो अब वो जीवित रहेगा और फिर क्या करेगा, वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। तो यहाँ कह सकते हैं कुल मिला के कि अगर विभिन्नता आती हैं तो स्पीसीज को, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उपयोगी हो जाता है। उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, उसको जीवित बनाए रखने के लिए ये उपयोगी हो जाता है। कौन? उसमें जो विभिन्नता है।